नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बोचहां विधानसभा उपचुनाव 2022 बेहद दिलचस्प लड़ाई, 3 उम्मीदवारों के बीच की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए के तमाम बड़े-बड़े नेताओं भी ने बोचहां में कैंपेनिंग की। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी अपना पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से इस सीट पर कब्जा किया जाए, जो पिछले 1 दशक से आरजेडी के हाथ से फिसली हुई है। वहीं अगर एक और बात करें वीआईपी की, तो मुकेश सहनी लगातार कैंपेनिंग किए हुए हैं, क्योंकि अब उनका साख इस बोचहां की सीट पर दांव पर है। हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, लोगों से लगातार बात कर रहे थे, गली गली वो घूमे, हर जात समुदाय हर तबके से वो मिले और सबका अपना एक ओपिनियन जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो लोग वोट करेंगे तो किस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे और जाति कितनी बड़ी फैक्टर साबित होगी। मुकेश सहनी और बीजेपी की लड़ाई में आखिर मल्लाह क्या सोचता है, क्योंकि मल्लाह जाति का इस सीट पर सबसे ज्यादा वोट है। तो अभिषेक हमारे साथ जुड़े भी हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए, 20 दिन आपने घूमा इस क्षेत्र में, कैसा लगा और क्या माहौल देखने को मिला? देखिए, बोचहां की राजनीति बिहार की राजनीति के बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में एक अलग मायने में रही। और सबसे पहले बोचहां के तमाम दर्शकों का हमारे चैनल की तरफ से अभिनंदन कर दीजिए। जिस तरीके से पब्लिक ओपिनियन में जाना और फिर लोगों का सहयोग मिलता रहा, चाहे वो पियक्कड़ समुदाय हो या फिर नीरा बेचने वाले लोग हो या फिर एक बुद्धिजीवी वर्ग हो, हर किसी से एक बराबर का सम्मान मिला। जहां खड़े होइए वहीं पर 2-4 लोग मिल करके पूरे सम्मान के साथ बातचीत करते थे। अहमियत उनको पता था कि ये चुनाव क्या है और क्यों है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें अगर जातीय समीकरण पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो बिल्कुल बोचहां देखिए सुरक्षित सीट आता है। अगर सुरक्षित सीट आता है तो ऐसे में पहले से ही जातीय समीकरण साध करके ही सुरक्षित सीट इसे निर्धारित किया गया है। और जितना इस पर एक्स फैक्टर आप देखेंगे उतना जातीय समीकरण का ही नजर आएगा। शुरुआती दौर में या आखिरी दौर तक हमें जो जेन्युइन मुद्दे हैं अब तक नजर नहीं आए। आरजेडी के धुरंधर आए, जातीय समीकरण बैठा कर चले गए। बीजेपी के धुरंधर आए, जातीय समीकरण बैठाने लगे। मुकेश सहनी आए, ये भी जातीय समीकरण बैठा कर आए। हालांकि इसमें मुकेश सहनी का जो कह सकते हैं कि कद बिल्कुल एक अलग प्रकार से देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो मुकेश सहनी है उनका जातीय समीकरण बैठाने का मकसद भी बिल्कुल अलग नजर आया है। ये जातीय समीकरण का एक्स फैक्टर सीट है। जातीय समीकरण से इस पर नकारा नहीं जा सकता है। अब जातीय समीकरण को लेकर कितना किसका वोट बैंक है और कितना वो उसके पल्ले में जाएगा, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। राजमोहन जी, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो ये आबादी जो है बोचहां की, लगभग 96% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। महज 4% ही ऐसी है जो शहरी क्षेत्रों में बसती है। 2,54,000 यहाँ वोटर हैं और उसमें अगर बात करें तो 53% मेल हैं और 47% फीमेल हैं, यानी महिलाएं हैं। लेकिन उसमें अगर बात करें जातीय वोटर की कि किस जाति के कितने वोटर हैं, तो सबसे पहले हम कुछ आंकड़े भी अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, ताकि आगे जब जो बातें आप बताएं तो उन्हें समझने में सुविधा हो सके। तो सबसे जो बड़ी जाति बोचहां के इस सीट पर है वो मल्लाह है, जिनकी वोटिंग जो है वो 60,000 बताई जाती है, यानी 60,000 के वोटर हैं। वोटिंग थोड़ी कम जरूर होती है। भूमिहार 44,000 है। बताया जाता है कि 30,000 एक्टिव है, यानी कि 30,000 वोट करते हैं। यादव तीसरे नंबर पर आते हैं, जिनकी संख्या 35,000 है। मुसलमान यहाँ पर 20,000 है। कुशवाहा भी यहाँ पर 20,000 है और पासवान यहाँ पर 15,000 हैं। तो हर जाति को साधने की कोशिश सबसे पहले किस पार्टी ने और सबसे बेहतरीन तरीके से की? देखिए, जाति साधने के जहां तक सवाल रहा, भले ही उसके मायने कुछ और हो या फिर उसका एजेंडा कुछ और हो या उसकी सोच या फिर उस पर बीती बातें कुछ और हो, लेकिन सबसे पहले कह सकते हैं मुकेश सहनी वीआईपी ने इसका शुभारंभ कर दिया। और जब से उन्होंने शुभारंभ किया है आखिरी दौर तक वो चलता रहा। हम ये नहीं दोष दे सकते हैं कि केवल मुकेश सहनी ही, बल्कि उसके बाद एक एक करके जो भी पार्टियां आई,
वो सब के सब अब जातीय समीकरण में ही लग गए। आप ही ने सर, बताया अभिषेक कि इस सब अभिषेक एक सवाल मेरा रहेगा कि आप ही के पब्लिक ओपिनियन में कुछ ऐसे लोग भी मिले आपको जो ये सवाल मुकेश सहनी पर उठा रहे थे कि वो सभी जाति को लेकर आगे बढ़ने की बात नहीं करते, वो केवल मल्लाहों के विकास की बात करते हैं, उनके आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन राजनीति करनी है तो आपको सभी को साथ लेकर चलना होगा, तो इसका कितना नुकसान उनको होगा? देखिए, शुरुआती दौर के जन संबोधन में अपने मंच से लगातार मुकेश सहनी ये बोलते रहे हैं तमाम लोगों के बीच में कि आप हमें जिताइए, हमारे विधायक को जिताइए और आप हमें हमारा अपना बहुमत हमें दें। साथ ही साथ वो ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि हम आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे मल्लाह समाज के लिए। तो जो कुछ वहां पर अदर कास्ट के जो लोग हैं उनका कहना था कि आप वोट तो सबका लेंगे और आरक्षण की बात सिर्फ और सिर्फ मल्लाह समाज का करेंगे। और ये बातें उठते उठते विरोध होना शुरू हुआ, कार्यकर्ताओं को पता लगा, फिर इस पर विचार विमर्श वीआईपी के सुप्रीमो के साथ हुआ और आखिर तक ये भी बयान बदल कर आने लगे कि हम सबके विकास की बात करते हैं, हम सबके साथ की बात करते हैं, हमें आरक्षण मिलेगा तो जितने भी गरीब तबक्का है, जितना भी गरीब गुरबा है, दुबला कुचला इंसान है, उन लोगों के लिए भी हम लड़ेंगे, उनके आरक्षण के लिए भी लड़ेंगे। बात होगा तो गरीब का, दलित का, अति पिछड़ों का, इस तरीके से आखिरी दौर तक इसको संजोने का, समेटने का काम वीआईपी के कार्यकर्ता और खुद मुकेश सहनी की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने बोचहा में असल किया लड़ाई बोचहा में असल लड़ाई भले ही बेबी कुमारी, गीता कुमारी, अमर पासवान की हो, लेकिन असली में देखा जाए तो गीता कुमारी की जगह मुकेश सहनी ही लड़ रहे हैं वीआईपी से, सीधे सीधे अजय निषाद को टक्कर। और ये माहौल बोचहा में कैसा देखने को मिला? राजमोहन जी, अगर पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर आप समझेंगे तो ये लड़ाई किसी नेता का नहीं है, ये लड़ाई मुकेश सहनी का नहीं है, सिर्फ इसे सहनी कहा जाए। अगर जातीय समीकरण पर, हालांकि हम पत्रकार हैं, ज्यादातर जातीय समीकरण पर बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जातीय समीकरण इतना ज्यादा हावी है कि मैंने अपने कई वीडियोज में कहा है कि जातीय समीकरण से अब हम उब गए हैं, न जाने बोचहा की जनता कब मुद्दे पर आएगी। और आखिरी दौर तक मुद्दे पर सिर्फ मैं बात करता रहा, मतलब इलेक्शन कमीशन से लेकर के एजुकेशन से लेकर के रोड, पानी, जल, नल, सब पर मैंने बात करने की कोशिश किया। लेकिन जब भी मैं कोशिश करता था, जनता घूमकर जातीय समीकरण पर जाती थी। अभी का जो चुनाव होने वाला है वो पार्टी के कैडर वोटरों से ऊपर उठ जाइए आप, ये सहनी वर्सेस अदर हो गया है। यानी जो जितना भी सहनी समझ, आपने बताया 60,000 का लगभग का आंकड़ा, और जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया जाता है वो लगभग 35 से 36%, माफ कीजिए, 35 से 36,000 वोट पोल होते हैं। और जो ये हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर मुलाकात हुई थी, न्यूज 24 के थे मुकुल जी, उनसे जब हमने आंकड़ा लिया था तब ये बातें सामने आई थी कि लगभग 36,000 जो है मतदाता मल्लाह से समाज से आते हैं, जो कि वोट पोल किए थे पिछली बार। और जब हम ये मल्लाह समाज में जाकर के इसे खोजने की कोशिश किया, पड़ताल किया कि आखिरकार कितना मतदान हुआ था यहाँ पर इनके हिसाब से, इन्हें क्या लगता है, तो उनका मानना था कि ये 36,000 नहीं बल्कि 43 से 44,000 वोटर हैं जो वोटिंग मतलब वोट पोल किए हैं 60,000 में। अब अगर ऐसे देखा जाए, अच्छा देखिए, मुकेश सहनी आने के बाद वीआईपी वर्सेस अदर पार्टियों का नहीं, सहनी वर्सेस अदर पार्टियों की लड़ाई मुकेश सहनी ने बना दिया। अब क्या था कि जितने भी हमारी उम्र के जितने भी नौजवान थे, लगभग मान के चलिए कि 18 बरस से लेकर के 35 बरस के, वो सभी सहनी वर्सेस अदर मान करके चल रहे थे। अदर पार्टियां कह लीजिए या अदर जाति कह लीजिए, जाति कहना थोड़ा सही नहीं होगा क्योंकि रमई राम जी जो है वो किसी और समुदाय से आते हैं, रविदास समुदाय से आते हैं, और रविदास समुदाय का अगर वोट सहनी जी के लिए यानी नाव छाप पर लाने में वो सक्षम हो गए और उनका अपना जो व्यक्तिगत जनाधार है अगर वो आ गया, तो फिर इधर मुकेश सहनी को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, 9 बार के विधायक रहे रमई राम से, उन्हीं की जनता खुश नहीं है, ये कहीं कहीं का रिपोर्ट है। कहीं कहीं का ये भी रिपोर्ट है, जैसे आथर के साइड में, नरौली के साइड में अगर आप चले जाएंगे तो उधर है कि नहीं, बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए अभी आखिरी बार भी रमई राम ही उनके बीच में गए थे और उन्होंने मदद किया था। तो उधर कुछ पसवान जाति भी रहते हैं, कुछ लोग रविदास समुदाय से भी रहते हैं। तो इन लोगों का जो हम पब्लिक ओपिनियन जो दिखाए थे, मतलब ये है कि अब मुकेश सहनी की नैया को पार रमई राम जी ही लगा सकते हैं। मुकेश सहनी को जितना करना था उन्होंने कर दिया। मुकेश सहनी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बड़ी बात कही
कि तमाम मीडिया चैनलों में, तमाम अखबारों में ये निकला है कि बोचहां की लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। एक मलाह का बेटा आता है राजनीति में और एक सीट के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक को प्रचार करने को मजबूर कर देता है और लड़ाई को हम्म। त्रिकोणीय कर देता है। तो यही हमारी जीत है। जनता जो भी हमें समर्थन देगी उसका हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग मुकेश सहनी तमाम जो भी समीक्षा करता है, जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ है, अगर विश्लेषण करता है, अगर वो एक पहलू पर नजर डालेंगे कि अगर मुकेश सहनी की नैया को कोई पार लगा सकता है अभी की घड़ी में, तो वो रमई राम है। और रमई राम जहां जहां उनका वोट बैंक था, बिगड़ चुका है, उस वोट बैंक को अगर वो समेट पाने में सक्षम होंगे तो ही वीआईपी टक्कर दे पाएगी। अन्यथा अच्छा, सहनी एक समाज एक का सीधा सवाल अभिषेक आपसे, मल्लाह जाति किसके साथ है? वीआईपी, आरजेडी या बीजेपी ज्यादातर? बिल्कुल ये सही सवाल है। बिल्कुल, अब अगला कड़ी मेरा यही आने वाला था। देखिए राजमोहन, शुरुआती दौर के जब आप पब्लिक ओपिनियन पर नजर डालेंगे स्टार्टिंग टाइम का, तो उस समय जो जितने भी मल्लाह समुदाय के लगभग ऐसे मान के चलिए कि 40 बरस या 40 बरस से थोड़ा सा कम या ऊपर के जितने भी समुदाय के लोग थे, जो थोड़ा बुद्धिजीवी वर्ग था, वो ये कह रहा था कि हम आखिरी दौर तक का इंतजार करेंगे। अब यहाँ पर आखिरी दौर में जब हम समीकरण साधने की कोशिश किए, पता लगाने के पब्लिक ओपिनियन में कोशिश किए, तो देखिए बोचहां का कर्णपुर उत्तरी इधर का जो आता है पूरा जो इलाका, अब पूरा गांव का नाम जुबान पर नहीं आ पा रहा है, वो तमाम इलाकों में हम जाकर के पब्लिक ओपिनियन किए और ये सवाल मैंने वीआईपी सुप्रीमो से भी पूछा, यानी मुकेश सहनी से भी पूछा कि कुछ सहनी समाज के लोग हैं जो अब भी आखिरी दौर की मैं बात कर रहा हूं, यानी 9 तारीख 10 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, अब भी वो इस इंतजार में है कि अगर वीआईपी के पल्ले में मत गिरने लगेंगे, यानी वीआईपी का मतदान अगर भारी दिखेगा तो ही वो वीआईपी को मतदान करेंगे, अन्यथा वो उस पार्टी को मतदान कर देंगे जो बीजेपी को हराएगी। तो समझ सकते हैं यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई में एक तरफ से आरजेडी, वीआईपी और बीजेपी का नाम सामने आ रहा है। तो क्या क्या अगर अजय बीजेपी को निषाद, हराने में क्या अजय निषाद मल्लाहों को अपने पक्ष में यानी बीजेपी के पक्ष में करने में नाकाम दिखे हैं? बिल्कुल सही बात है। अजय निषाद का मुद्दा लेकर के बात करना भी बेकार है। अजय निषाद को लेकर के बीजेपी भी अस्वस्थ हो चुकी है। अजय निषाद से कहीं कहीं प्रचार प्रसार करवाया गया जहां पर उनका अपना व्यक्तिगत रिश्तेदारी था। रिश्तेदारी का मतलब पारिवारिक रिश्ता नहीं बल्कि व्यक्तिगत जहां संबंध रहे वहीं पर अजय निषाद गए और कई जगह यहाँ पर भी 2-3 जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध यहाँ के हाँ बोचहां की जनता उनका विरोध कर रही थी और दूसरी तरफ हमारे चैनलों को भी वो संपर्क कर रही थी कि आप आइए इनसे एक आध सवाल हमारे विकास पर पूछ लीजिए, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि जाति से ऊपर उठकर विकास पर बात करिए। ऐसे कई कॉल्स आए हैं। हमने अजय निषाद जी से भी बात करने की कोशिश किया और हमने बात भी किया। अजय निषाद भले ही अपने तरफ से दावे कर रहे हो, लेकिन निषाद समुदाय के लिए ऐसा है, पब्लिक का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, आगे भी उम्मीद नहीं है और ऐसे लोगों के साथ तो हम कतई नहीं जा सकते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि बोचहां में जो भूमिहार हैं वही समीकरण बदलने वाले कहे जाते हैं। 44,000 वोटर हैं, 30,000 के आसपास वोटिंग होती है, तो भूमिहारों का इस बार क्या है? एमएलसी चुनाव में तो काफी कुछ बदल गया, क्या बोचहां में भी बदल रहा है क्या? देखिए राजमोहन जी, एमएलसी चुनाव का पूरा फैक्टर आपको बोचहां पर नजर आएगा। इसके पीछे की रणनीति, इसके पीछे की वजह यह है कि एमएलसी चुनाव में वोटिंग कौन करता है, हमें उस पर एक नजर डालना पड़ेगा। आपका जनप्रतिनिधि करता है। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुआ है, अगर जनप्रतिनिधि का एक इस तरीके से जनाधार एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में जाना बोचहां पर जरूर असर डालेगा और जन समर्थन में जनप्रतिनिधि का जो भूमिहार समुदाय का था वो एनडीए के पक्ष में नहीं गया, वो आरजेडी के पक्ष में गया। भूमिहार समुदाय का नहीं, मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं। अब भूमिहारों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि जो बीजेपी है वो ऐसे 2-3 कास्ट का कास्टिज्म की बातें चल रहा है, तो अब उसमें 2-3 कास्ट का बात करके, जातीय समीकरण का बात करके, एक सरपंच जी ही हमें मिले थे, हमने पब्लिक ओपिनियन भी दिखाया था। सरपंच जी का कहना था, लगभग 93,000 लोगों ने देखा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी का कहना था कि बीजेपी हमें अपना बंधुआ मजदूर समझ रही है। बीजेपी ये समझ रही है कि हम जिसे भी भेज देंगे लोग उसको जिता देंगे। देखिए ये सरपंच जी का था बयान। आप समझ सकते हैं कि भूमिहारों में इसको लेकर के भी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। साथ ही साथ भूमिहार समुदाय ने यह भी कहा कि जो हमें पैसा देगा हम उसी को वोट देंगे। मतलब इसका एक था
एक तो लोकतंत्र पर तमाचा, दूसरा ये था कि हम अपने ही घर में अपने आप को कमजोर पा रहे हैं, यानी हम बीजेपी से खुश नहीं हैं। अब ऐसे में देखिए बीजेपी से उनका खुश जो नहीं है वोट या सिस्टम से खुश नहीं है? सिस्टम से खुश नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जिस तरीके से अभी बिहार को चला रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा ड्रामा दिख रहा है। तेजस्वी यादव ठीक कह रहे हैं कि अब ये सरकार नहीं सर्कस हो गया है। ये जो जिस समुदाय के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये उनका बयान है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड बयान है इसके बारे में। और तमाम ऐसे लोग जो कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, कोई बिहार सरकार में ही सेवानिवृत्त होकर के आया है, ऐसे तमाम लोगों से हमने बात किया, वो भी आखिरी दौर में। उन लोगों का कहना है कि भैया हमें जो पैसा देगा हम उसी को वोट करेंगे, क्योंकि इस बहुत सरकार से ऐसे हम लोग खुश भी नहीं आपको है। इस समुदाय से मिले जिन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो, मोदी के नाम पर वोट देंगे, बेबी कुमारी के नाम पर नहीं देंगे। बेबी मेरा कुमारी बस ये बिल्कुल मैं जानना वही, है, हाँ मेरा बस ये जानना है कि जो वोटिंग भूमिहार समुदाय का एक तरफा बीजेपी के पक्ष में होता था, क्या उसमें सेंध लगेगी? लगेगी तो कितनी लगेगी और किसके पक्ष में लगेगी? देखिए मेरा जहां तक आंकड़ा है वो 30 से 35% का आंकड़ा है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। अगर मिनिमम पर 35%। अगर आप, हाँ अगर मिनिमम पर आप आएंगे तो 18 से 25 रख लीजिए। 18 से 25 तो जाना ही जाना है, ये प्रतिशत किसके में मैं पक्ष बता में? रहा हूं। आरजेडी के पल्ले में ये जाएगा। मैं ये चलिए, नहीं कह सकता कि वीआईपी, चूंकि वहां पर वीआईपी की चर्चा कभी कभार हो जाया करता था, लेकिन आरजेडी का चर्चा ज्यादा है तो इस आरजेडी के समुदाय लिए में, ये भूमिहार बोनस होगा। समुदाय में। आरजेडी के लिए बिल्कुल बोनस बोनस वोट है। अच्छा, एक और आरजेडी, हमारे एक चर्चित युवा नेता हैं चिराग पासवान। शुरुआत में लगा कि बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन जब बंगला छिनाया तो आकर ऐसे इशारे किए जैसे अप्रत्यक्ष तौर पर तेजस्वी को समर्थन दे दिए हो। तो चिराग पासवान के जो समुदाय के लोग हैं, 15,000 उनकी आबादी बोचहा में, वो किसके तरफ जा रही है? राजमोहन जी, चिराग पासवान कोई यहाँ पर नाम निशान नहीं है। चिराग पासवान का नाम निशान इसलिए नहीं है क्योंकि पासवान समुदाय से पहले ही आरजेडी ने अपना प्रत्याशी दे दिया था, और वो भी एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो पढ़ा लिखा है, व्यवहारिक है, और अपने पिता के कार्यकाल को भी उसने संभाला है। 2020 विधानसभा के चुनाव में वो खुद अमर पासवान अपने पिताजी से ज्यादा मेहनत करते हैं, यानी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी से वो ज्यादा मेहनत करते दिखाई दिए थे। और लोग सब ये लोग भी उनसे कहते पहले हैं कि से जब मुसाफिर पासवान विधायक थे तो उनका काम अमर पासवान ही करते थे, यानी एक्सपीरियंस है उनके पास। पूरा 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 देखिए, जितना व्यक्तिगत जुड़ाव मुसाफिर पासवान से लोगों का था, उतना ही व्यक्तिगत जुड़ाव युवा वर्ग में, वही युवा वर्ग जो तेजस्वी यादव के जाने पर मंच तक का फासले को कम कर देता है, मंच तक जाकर के सेल्फियां लेता है, वो युवा वर्ग जितना तेजस्वी के लिए क्रेज में था, उतना ही आपको बता दूं कि वो आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान के लिए भी था। तो चिराग पासवान का ये मजबूरी हो गया था कि अपने आप को बनाए रखने के लिए आरजेडी का समर्थन बैक बेंच से दे देना उनके लिए यह मजबूरी बन गया था। दूसरे किसी को देते तो और ज्यादा थू उनके लिए हो जाता। और क्या मौजूदा मोदी के राजनीतिक जो नाम पर, घटनाक्रम, क्या बोचहा में मोदी के नाम पर पासवान में से कुछ वोट बीजेपी को मिलेंगे? बेशक ऐसे भी कितने कुछ मिलेंगे? जनाधार, ज्यादा नहीं कह सकते हैं, 12 से 15%। चलिए, और अगर मैक्सिमम। बात करें हम मुसलमान की, जिनके और यादव की, जिनकी आबादी जोड़ दे तो 55,000 बोचहा में है मुसलमान यादव, जिन्हें एमवाई समीकरण आरजेडी का कहा जाता है। तो ये पूरे एक तरफा एक पक्ष में है या कुछ कुछ बटेंगे? यादव जो है वो बिल्कुल एक तरफ जाएंगे, और जो मुस्लिम समुदाय है इसमें से ज्यादा जो वोट है वो आपको खास तौर पर आरजेडी के पक्ष में जाएगा। क्यों जाएगा आगे आपको बताएंगे। बाद बाकी जो बचा खुचा आपको रहेगा उसमें पूरा का पूरा अगर आप देख ले तो कुछ 5% कह सकते हैं, 5% भी नहीं कहिए, लगभग मैक्सिमम 5% तक वीआईपी के खाते में, और कुछ इसमें से जदयू के खाते में। लेकिन ज्यादा जदयू जनाधार कहाँ जो है यहाँ वो पर है? सॉरी, जदयू यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है। जदयू के खाते में, बीजेपी मत कहिए, ये जदयू के खाते में जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि देखिए एनडीए समर्थित उम्मीदवार बीजेपी का है, लेकिन जदयू के खाते में जाएगा। बीजेपी के नाम पर यहाँ पर मुसलमान मतलब ज्यादा आपको नहीं कहना है कि वोट बेबी देंगे। कुमारी के पक्ष में 1-2% वोटिंग हो नहीं नहीं, जाएगी?
बिल्कुल, मैं यही इशारा कर रहा हूँ। और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री जी आने के बाद अगर एक अलग प्रभाव छोड़ करके जाते, तो बेशक एक जनाधार दिखता आरजेडी के समर्थन से निकल करके एनडीए समर्थन में। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी को अगर आप सुनेंगे तो 18 से 20 मिनट के पूरे संबोधन में उन्होंने सिर्फ अपने कामों के बारे में बताया, बिहार सरकार के कामों के बारे में बताया, और जब प्रत्याशी के बारे में बताने की बारी आई, तो वो जनता के ऊपर छोड़ करके निकल गए। चले गए। यानी वो सिर्फ और सिर्फ कोरम पूरा करने आए थे। दूसरी मतलब बात, एक तरह से कहा आज जाए कि जब जो जनसंवाद यात्रा वो कर रहे हैं, वो बोचहा में वो करके चले गए। बिल्कुल, 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 जो वो कह सकते हैं कि समाज सुधार यात्रा जो लेकर निकले थे, उसी का एक प्रारूप यहाँ भी दिखा। चुनावी रैली, चुनावी संबोधन जैसा कुछ नहीं। अब आए हैं एनडीए के समर्थन में प्रचार करने आए हैं, तो अगर वहां पर प्रचार करने के लिए किसी को भी एक्स वाई जेड किसी को उतार दिया जाता, तो वो ये जरूर कहेगा कि हम इन्हें माला पहना देंगे, आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। तो वो ऐसी बातों पर मत जाइए। लेकिन मतलब हाँ, आपका अगर जब एक बेबी कुमारी जी निचोड़ का कहा चर्चा जाए करने तो की बात ये आई, बोला जा सकता है कि मुख्यमंत्री जोश में नहीं थे, बस कोरम पूरा करके गए। लेकिन एक और बात हमें ध्यान रखनी होगी कि उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे। कुशवाहा वोटर 20,000 है बोचहा में, कुछ असर पड़ेगा इसका? उपेंद्र कुशवाहा गए नहीं थे, उपेंद्र हम्म कुशवाहा को भेजा गया था। और उपेंद्र हम्म कुशवाहा के लिए जहां तक हम उनके भी कार्यक्रमों में हमने शिरकत किया था, और हमने देखा था, जनाधार भी हमने देखा था, और हमने ये भी हम्म देखा था कि कितनी जगह कहाँ-कहाँ वो बैठते हैं। तो इससे हम्म ज्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला है। देखिए, कुशवाहा समाज जो है वो बीजेपी से बिल्कुल नाखुश है, बिल्कुल। अच्छा। 110% नाखुश है। अब वो किसके पल्ले में जाएगा, कुशवाहा ने अभी तक नहीं बताया। तो आगे की बातें अनुमान पर कह देना जब हमें नहीं से लगता है कि एक उपेंद्र पत्रकार को कुशवाहा शोभा देगा। बोचहा से पटना लौटे हैं, तब से बीजेपी और उनके बीच में नोकझोंक ही दिख रही है। वजह भी वही है। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा से हमारी जब बातचीत हुई, उसी में हमने बयान लिया। वही बयान पटना की राजनीति में हड़कंप मचा रहा है, और मचा रहा है अच्छा, तो मचा रहा है भैया। अच्छा, और एक वो और उसका असर जानकारी हम बोचहा बस में देखने देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि मुसाफिर पासवान जो पहली बार विधायक बने थे, वो आरजेडी के टिकट पर 2009 में उपचुनाव जीतकर बने थे। तो क्या अमर पासवान भी वैसा ही शुरुआत करने वाले हैं क्या? देखिए, अमर पासवान गदगद है। अमर पासवान को लेकर के चर्चाएं यह भी है कि बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अमर पासवान को ही पहले अप्रोच हम्म कर लेना चाहिए था बीजेपी को, अगर टिकट देना ही था तो। लंबा रेस का घोड़ा है, और पढ़ा हम्म लिखा भी है, एक समर्थन भी है इसके पास युवाओं का। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वहीं अगर दूसरे पल्ले में बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर के अगर आप देखेंगे, तो तमाम जगहों से अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार को भरसक नकारते हुए नजर आए हैं। कोई गाली के शब्दों में बात कर रहा है, तो कोई कुछ, कोई विकास को लेकर के बात कर, कोई कह रहा है कि आंचल फैला के हमसे वोट मांग लिया, आज तक फिर दर्शन नहीं दिया। तमाम तरीके की गतिरोध मतलब बेबी कहीं ना कुमारी का कहीं विरोध। बीजेपी के आगे है। हाँ, बेबी कुमारी का व्यक्तिगत विरोध, बीजेपी का नहीं, बेबी कुमारी का। तो कहीं ना कहीं बेबी कुमारी से फॉरवर्ड वर्ग भी जो है वो काफी नाराज हम्म है कि बीजेपी ने अच्छा प्रत्याशी नहीं दिया है। उनका कहना अच्छा, है कुछ कि अगर ऐसे जगह बीजेपी, रहे जहां पर आप गए थे, लेकिन वहां पर लोग जो है रैलियों में नहीं पहुंचे, लेकिन आप जब उनके घरों पर गए तो उन्होंने कहा था आपसे कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, एनडीए को वोट करेंगे। तो साइलेंट वोटर भी एक मायने रखते हैं। तो जल्दी से हम बस जानना चाहेंगे, साइलेंट वोटर कितने मायने रखेंगे इस चुनाव में? देखिए, जो साइलेंट वोटर है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के हैं, बाद हम्म बाकी किसी के नहीं है। आरजेडी वाले भी खुलकर बोलते हुए नजर आए, वीआईपी वाले भी खुलकर बोलते हुए नजर आए। और साइलेंट वोटर जो है वो सिर्फ मोदी के हैं, ना नीतीश कुमार के हैं, ना बेबी कुमारी की है। अब वो देखिए, उनमें बहुत संदेह है, उनमें संदेह इस बात को लेकर के भी है। उनका मानना यह है कि यह चुनाव जो है वो आपको ज्यादा सरकार बनाने और बिगाड़ने में इफेक्टेड नहीं होगा, प्रभाव नहीं हम्म डालेगा। ऐसे में वो वोट करने भी नहीं जा सकते हैं। इस बात को लेकर के हमारी कई बार बहस भी हो हम्म गई लोगों से। हम आग्रह करते रह गए कि नहीं, आप वोट करने जाइए, ये आपका अधिकार है, भले ही अपने मतों का प्रयोग आप किसी रूप में करिए, लेकिन आप मतदान केंद्र तक अवश्य जाइए। मैं अभी भी अपने दर्शकों से ये आग्रह कर रहा हूं कि मतदान केंद्र तक आप अवश्य जाएं, भले ही आप अपने मतों का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से करें। लेकिन मोदी जी की वजह से लोग वोट करने अगर चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचाएंगे। वो जितने भी वोट है वो मतलब कि बीजेपी आपका एक प्रतिशत में सीधा जाएगा। सा कहना यही है
कि जो साइलेंट वोटर हैं, जो बीजेपी के कहे जाते हैं वोटर यानी एनडीए के, उसमें बहुत ऐसे होंगे जो इस बार वोटिंग करने नहीं जाएंगे और ये नुकसान बीजेपी को इस बार झेलना पड़ सकता है। तो ये पूरी पूरी निचोड़ आपने एक तरह से बता दिया है, समझा दिया है कि वोटिंग का जो इस बार आधार है वो क्या होने वाला है। सबसे पहला जो वोटिंग आधार आपकी बातों से पता चला वो यही है कि जातीय आधार पर वोटिंग इस बार भी होगा। और एक तरह से कहा जाए तो जो मल्लाह वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है और ऐसे में कुछ सहनी के पक्ष में ज्यादा गिरेंगे, लेकिन ज्यादातर वोट ये भी हो सकते हैं कि आरजेडी के पक्ष में जा सकते हैं। अंत में कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं आखिरी दौर तक का, मुकेश सहनी लगातार, जब कल भी हमने बाइट लिया या उनको हमने संबोधन में कहते हुए देखा कि एक र्यूमर फैला दिया गया है बोचहा में कि अगर मुकेश सहनी का पलड़ा यानी नाव छाप प्रत्याशी का पलड़ा अगर भारी नहीं दिखता है तो कुछ जो वोटर है, जिनका मैं बता रहा था लगभग औसतन उम्र 40 बरस या 42 बरस का, वैसे बुद्धिजीवी वर्ग का ये एक आध बयान हमारे पास ऑन रिकॉर्डेड भी है, तो वो लोग आरजेडी के पल्ले में वोटिंग कर सकते हैं। जब इस पर हमने बात किया मुकेश सहनी से तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सहनी समाज एकमत होकर के मतदान करेगा। मैंने पूछा फिर ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने कहा कि सहनी समाज जीतने के लिए नहीं करेगा, सहनी समाज अपने आप को साबित करने के लिए करेगा कि हम तुमसे विरोध करके भी अपना जनाधार हम तुम्हें दिखा सकते हैं, जिस जनाधार के मतलब एक लॉलीपॉप, जिस जनाधार के लिए तुम हमारे पास आओगे अब हम तुम्हारे पास नहीं जाने वाले हैं। अगर सहनी समाज के मन में अगर ये बातें बैठी हुई है और उसने एक तरफ वोटिंग कर दिया तो फिर वीआईपी बहुत बढ़िया स्थिति में आ सकती है और आरजेडी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आरजेडी बीजेपी और वीआईपी में त्रिकोणीय लड़ाई यही एक वजह है जिसके कारण बताया जा रहा है। अब तो कल मतदान होने वाले हैं तो पता चल जाएगा, मतदान के बाद भी आभास हो जाते हैं परिणाम से पहले, और आप तो अभी लगातार बने रहेंगे मतदान के दिन आगे भी परिणाम तक। तो जो भी अंदाजा लगाया जा रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं, वो सब कुछ दिनों में आप तक, तमाम जो दर्शक है हमारे, उन तक पहुंच जाएगी। 3 उम्मीदवारों के बीच लड़ाई बताई जा रही है, वीआईपी, आरजेडी और बीजेपी के बीच में कल मतदान होगा और बेहतर तरीके से परिणाम जो है वो 16 अप्रैल को पता चल जाएगा। तमाम जानकारियां आपने अभिषेक दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया उपचुनाव में। और आखिरी जो मोमेंट है इसमें अब देखना होगा कि बूथ मैनेजमेंट की जो बात बीजेपी करती है वो कितना असरदार होगा, क्योंकि तारापुर को भी भूलना नहीं चाहिए किस प्रकार से आरजेडी को आगे बताया जा रहा था, लेकिन अंत में बताया जाता है कि जो जेडीयू ने बूथ मैनेजमेंट किया वो भारी पड़ गया आरजेडी पर। तो ये काम कहीं बोचहा में भी देखने को ना मिल जाए। तो ये तमाम जो परिणाम होंगे वो वोटिंग के बाद 16 अप्रैल को पता चल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।